हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में अगर आपको पीएचडी करनी है जियोलॉजी में तो फिर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सवाल हैं जो आपको पहले आंसर करना पड़ेंगे बिफोर यू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ रिसर्च इन इंडिया। मेरे साथ सागर है एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑन मेजर क्वेश्चंस related to joining PhD or the questions before joining PhD. So I welcome Sagar. Hello Sagar. हाय हर्ष, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे? बस बढ़िया। तो पहली चीज़ तो हमको ये जानना है सागर कि मतलब जैसे अगर किसी को पीएचडी ज्वाइन करनी है तो पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट, वेयर, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पहले आंसर करने होते मुझे लगता है कि व्हाट वेयर क्या कैसे होगा उससे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्यों करनी है पीएचडी हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्योंकि ये कैसे वाई वाला करनी जो है, क्वेश्चन है। यस, वाई वाला जो पार्ट है दैट हैज़ टू बी कवर्ड फर्स्ट, बिकॉज रेस्ट पार्ट के हाउ यू हैव टू डू इट, व्हाट यू हैव टू डू इट, वेयर यू हैव टू डू इट, व्हेन यू हैव टू डू इट, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स टू। बट इफ यू डू नॉट हैव द आंसर कि आपको करनी क्यों है वो चीज़ टू बिगिन विद, तो आपके लिए जर्नी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो पहला चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि पीएचडी करना भी है आपको, क्या लाइफ का आपका ये एम है कि आपको पीएचडी करना है, और करना है तो आप क्यों करना चाहते हो वो लेकिन ज़्यादा। क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि मतलब उनको लगता है कि ये एक नेचुरल तरीका है, साइंस पढ़ने के बाद आप पीएचडी में कर जा रहे हो। राइट। तो ये जो क्वेश्चन है कि यस आई वांट टू डू पीएचडी, लेकिन इसके लिए बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पीएचडी में होता क्या है। राइट। तो जैसे एक्चुअली ये हाँ। मैं भी मानता हूँ यही चीज़, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि यही, जैसे तुमने बताया, यही नेचुरल तरीका है, कि यही किया जाता है। एमएससी बीएस मतलब बीएससी के बाद एमएससी और एमएससी के बाद पीएचडी ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल ऑप्शन लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के फील्ड में अगर तुम देखो तो कई सारे जॉब्स है जो एमएससी के बाद भी आपको अवेलेबल है। कोर फील्ड में है, नॉन कोर फील्ड में भी है, ठीक है। और इवन आपको अगर रिसर्च ही बहुत ज़्यादा पसंद है तो ऐसी भी बहुत सारी फील्ड है पीएचडी के अलावा भी जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो, वैसा ही काम कर सकते हो जो आपको रिसर्च में मिलता है। अब मैं ये चीज़ बड़े टाइम से एड्रेस करना चाहता था कि लोगों को पहली बात तो लगता क्यों है कि ये नेचुरल यही है, ठीक है। राइट। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक्सपोजर ही नहीं है, ओके। ठीक है। क्योंकि जब आप बीएससी एमएससी पढ़ते हो तो जिस चीज़ को आप ग्लैमरस समझते हो, कि जिस चीज़ को आप एक सीख टू करते हो कि मुझे ऐसा बनना है आगे जाके, तो वो सारे आपके लाइफ में एग्जाम्पल्स ही आते हैं। वैसे लोग जो आपको पढ़ा रहे, ठीक है, तो आपके प्रोफेसर्स जो है वो आपका डायरेक्टली एक आपका रोल मॉडल बन जाते हैं, हाँ, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस बन जाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि जो आप सब्जेक्ट को इतनी गहराई से पढ़ रहे होते हो, इतने डिटेल में, तो कई सारी चीज़ें उसमें इतनी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है आपको कि आपको इच्छा होती है कि मैं भी ऐसे ही करूँ, ठीक है। तो वो मुझे लगता है मेजर रीज़न बन जाता है। और बाकी सब जो चीज़ें होती है कि जियोलॉजी पढ़ के भी देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, वो लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। कई मतलब Obviously, ये जो है ना कि अगर आप पीएचडी केवल जॉब के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। बिकॉज बिल्कुल नॉर्मल जॉब और ये रिसर्च का जॉब एंटायरली एंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पीएचडी करनी है, मतलब आपको सही में करनी है, तो पहले आपको पता कि ये मतलब ये पता करना होगा कि नॉर्मल जॉब से ये अलग कैसे है। राइट। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि आप पूछ रहे हो कि आपको सही में पीएचडी करनी है, तो उसके लिए पहले आपको सही में पीएचडी को जानना पड़ेगा, सही में रिसर्च को जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रियलिटी में आप बोल पाओगे कि मुझे ये चीज़ करना भी है कि नहीं। अगर आप उस फील्ड को ही नहीं जानते तो आप कर ही नहीं पाओगे, डिसीजन कभी नहीं बना पाओगे। तो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो नॉर्मली पता होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। पीएचडी एज अ जॉब, बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर डूइंग वर्क, सो इट इज़ अ जॉब बट इट्स नॉट अ नॉर्मल जॉब जो हम करते हैं नॉर्मली, जो हम सोचते हैं। तो क्या है उस जॉब में रिक्वायरमेंट, तो रियलिटी में रिसर्च क्या होती है? तो रियलिटी में अगर रिसर्च की बात करें तो जैसा मोस्ट ऑफ लोगों को आइडिया होता है अपने स्कूल टाइम से या फिर बीएससी एमएससी टाइम से, जो आइडिया होता है उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ है,
क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि एक साइंटिस्ट की पूरी लाइफ का काम जो होता है वो एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। राइट। तो हमें लगता है अरे वाह कितना बढ़िया काम किया, हम्म। लेकिन वो एक पैराग्राफ एक टेक्स्ट बुक में कंट्रीब्यूट करने के लिए उस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। ठीक है, तो ये समझना होगा कि रिसर्च का जो पेस होता है वो बहुत धीमा होता है। वो ऐसा नहीं कि आप ओवरनाइट बैठे और एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस आपको आ गया और आपने वो कर दिया। राइट। वो बहुत लंबा टाइम लगता है उसमें। कोई भी इवन अगर आप 2-3 साल के अंदर भी अगर आपने कोई काम किया तो इवन वो 2-3 साल बोलने में छोटा टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रिसर्च इन रियलिटी में बहुत धीरे 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 प्रोग्रेस होता है। और कभी कभी तो कोई एक आइडिया जो आ भी जाता है, लेट्स से अगर आपको आइडिया आ भी जाता है, आप उसे एग्जीक्यूट भी कर देते हो, उसके बाद भी पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को उस सेम पेज पे लेके आने में आपको इट टेक इयर्स इफ नॉट डेकेड्स। ठीक है, इवन जैसे जियो साइंस में हम टेक्टोनिक्स को बहुत ही कॉर्नरस्टोन मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। राइट। इवन दैट टुक decades to be accepted among या scientists. टॉकिंग ऑफ एल्फ्रेड वैगनर, तो बहुत लेट 90 मिड 90s में या मिड 20th सेंचुरी में वो एक्सेप्ट हुई आके 1960s के आसपास। Right. तो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उनको भी कई बार उसको रिजेक्ट करने के बाद कई बार उनके एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं वो, फिर Right. कई लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, बाद में जाके एक्सेप्टेंस मिलता है। और अभी Right. इट इज़ ऑल्सो स्टिल द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, मतलब कुछ लोग अभी भी हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। Right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वीडियो देख रहे हैं, रिसर्च इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव जॉब, मोर सो इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में आपको डेटा लेना होता है, और कई बार डेटा जो होता है वो आप जो चाहते हो या जो आप प्रूव करना चाह रहे हो उसके एकदम उल्टा जा रहा है, या कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा है। देयर इज़ नाइदर जो आपने प्रपोज किया उसके फेवर में भी नहीं आ रहा, नेगेटिव में भी नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो एक ऐसा हो जाता है कि फिर लगता है कि क्या ही कर रहे हैं। Exactly. तो ये पहली चीज़ जाननी है कि स्लो प्रोसेस है, लेबर इंटेंसिव तो है। दूसरी चीज़, परस्यूट ऑफ साइंस, जो सुनने में एक बहुत ही फैंसी सा प्रोवर्ब लगता है कि भाई साइंस करेंगे, परस्यूट ऑफ साइंस मतलब एकदम आइंस्टीन की फ़ोटो आपके दिमाग में चल रही होती है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी चैलेंज। और ये सब लोग मानते भी हैं कि भाई आइंस्टीन ने काफ़ी चैलेंजिंग काम किया होगा और किया है, बट ये भी डिकेड्स वाला काम है। तो ये परस्यूट ऑफ साइंस है वो चैलेंजिंग भी है, और कई बार ऐसा होता है कि आप स्टक हो गए, और स्टक होना बड़ी सी नॉर्मल बात है। और कई लोग इस चक्कर में कभी कभी पीएचडी मतलब उनको लगता है कि क्यों ही कर लिया हमने जो, राइट। तो और मैं इस चीज पे बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कई बार साइंस को समझते हैं कि इट्स जस्ट कि बहुत कोई ब्रेक थ्रू साइंस कर दिया, लेकिन मैं जो मोस्ट ऑफ द लोग जो साइंस कर रहे होते हैं उसके बारे में अगर चर्चा करो, और जो जिसको अच्छा साइंस माना जाता है, वो ऐसा नहीं कि आप हमेशा ब्रेक थ्रूज पे ब्रेक थ्रूज दिए जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, तो उसके एक छोटे छोटे से टाइम ड्यूरेशन में वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग छोटे से टाइम स्केल पे काम कर रहे होते हैं। और आप समझिए कि पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है, वो बहुत ही छोटा सा चीज लगता है हमें, वो प्रिंट आउट निकल आता है A4 साइज पे, A3 साइज पे, लेकिन वो चीज जो है उतना उसको बनाने में मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट का वर्क गया उसमें। और वो जो वर्क है वो उनके कोई नाम नहीं जानता कि किसने किया क्या किया, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये ही होता है साइंटिफिक वर्क, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क ऐसे ही होता है। तो उसको जो डेवलप किया है, तो हर चीज को, हर एक छोटे टाइम स्केल को उसमें जो डेवलप किया उसके पीछे काफी सारी मेहनत की। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है कि मैं से छोटे छोटे जो काम भी है विदाउट एनी ग्लैमर, कोई कोई कुछ नहीं है, अगर कोई मेरा कोई बहुत बड़ा कोई नाम नहीं होता है मेरा, तभी भी मैं उस चीज पे लगे रह के उस पर काम करना चाहता हूँ, वो चीज में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इंट्रिंसिकली इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर मैं कहूंगा कि देन यू आर कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ then there is a pursuit of science inside you. राइट। तो एक चीज़, आप जो भी पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ये चीज़ अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि क्या, किस लिए वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको साइंस पसंद है या दे आर सीइंग इट एज अ ग्लैमरस जॉब आउट देयर। बिकॉज कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि आप स्टक हो जाओगे,
और पता ही लगेगा कि कहाँ जाना है, तो उस समय फिर आपके अंदर का जो मोटिवेशन है रियल साइंस करने का या चीज़ें ढूंढने का या नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, वही फिर आपको आगे मोटिवेट कर सकता है, बिकॉज चारों तरफ से आपको लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, सो अंदर से मोटिवेशन आता है फिर। तो एक्चुअली वही चीज होता है, इसकी धीरे धीरे आदत भी बनती है जैसे जैसे आप रिसर्च करते रहते हो। तो उसमें एक यू आर पेरिनली इन द मोड ऑफ कि यार एकदम अनकंफर्टेबल होते हो, ठीक है, कि अब क्या होने वाला है पता नहीं। तो इफ यू आर अ लिटिल कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, देन ओनली यू शुड जॉइन दिस फील्ड। राइट। अगर आप अनकंफर्टेबल से ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो तो फिर इट्स बेटर दैट यू सीक फॉर एनी अदर जॉब। नाइस नाइस, यहाँ पे आपने यूज़ किया गेटिंग कंफर्टेबल विद गेटिंग अनकंफर्टेबल। राइट। नाउ व्हाट पीएचडी एंटेल्स, पीएचडी में एक्चुअली क्या करना होता है जाने के बाद? सो एक चीज़ ये है कि आपको एक जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें या तो कोई इम्प्रूवमेंट करना हो या उसमें जो गैप्स हैं उनको फिल करना हो। तो एक तो ये हो गया पीएचडी में आप कोई नया चीज़ करते हो, राइट, एंड और एक बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो सागर, तुमको क्या लगता है, मतलब फिगरिंग आउट गैप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एड्रेसिंग अ बिगर प्रॉब्लम, या फिर दोनों ही साथ में चलते हैं? एक्चुअली दोनों ही नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मेरे हिसाब से कि पीएचडी को आप जस्ट एक कोर्स समझिए जिसमें कि आप रिसर्च कैसे किया जाता है उसको सीख रहे हैं। ओके। तो जैसे आप बीएससी एमएससी में सब्जेक्ट को सीखते हो, तो पीएचडी में जो आपका मेन काम होता है वो होता है कि रिसर्च कैसे करना उसको सीखना। तो रिसर्च के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट है कि गैप्स को फिगर आउट करना। अब ये जब गैप को फिगर आउट करना है, मतलब इन अदर वर्ड्स यू आर मेकिंग ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर पीएचडी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप पीएचडी का बनाते हैं ये इस तरीके का होना चाहिए जो पहले किसी ने किया नहीं हो, मतलब कि वो गैप हो नॉलेज में। आप किसी ने किया हुआ ही है उसको रिपीट करोगे, वो कोई मतलब का बात है ही नहीं, दैट इज जस्ट रीडूइंग द एक्सपेरिमेंट, तो वो चीज़ नहीं होती। अगर आप इवन एक्सपेरिमेंट अगर आप रीडू कर रहे हो तो उसमें आपके कुछ पैरामीटर्स है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, आपकी कुछ हाइपोथेसिस है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप टेस्ट करते हैं। तो इन जनरल पीएचडी में जो काम होता है, एज मैंने आपको बताया, वो होता है कि यू हैव टू डू ट्रेनिंग इन रिसर्च, ठीक है। और ये ट्रेनिंग इन रिसर्च आप कह सकते हो कोई भी प्रॉब्लम पे कर सकते हैं, छोटी बड़ी, लेकिन उसमें ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती है विच इज सॉल्वेबल विद इन 2 to 5 years, ठीक है। इतनी छोटी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए कि 2 साल के पहले ही खत्म हो जाए, 1 साल में अपने काम खत्म करके दे दिया, इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए। और इतना टफ भी नहीं होना चाहिए कि वो आपने ऐसा प्लान बना दिया विच इज गोइंग टू टेक डेकेड्स। तो एक छोटी प्रॉब्लम आपको बनानी है विच इज गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली 3 years to 4 years, जिसको आप सॉल्व कर सकते। और मेन चीज़ आप बोल रहे हो कि उसमें जो रिसर्च की मेथडोलॉजी है और रिसर्च के जो टेक्निक्स हैं वो सीखने हैं, वो सीखना मेन चीज होता है कि रिसर्च कैसे किया जाता है। Right. तो जैसे आपने यहाँ पे एक चीज लिखा है कि जो बड़ा प्रोजेक्ट हम दिमाग में रखते हैं उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में कैसे बनाना है, जिसको एक आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। फिजिबल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस तरीके से बनाना, उसमें से आपको फिजिबल चेक पॉइंट्स बनाने हैं कि ये एक तरह से माइलस्टोन्स हो गए आपके, माइलस्टोन्स बनाने हैं आपको कि ये आप कर पाओ, वो आप कर पाओ। तो ये बेसिकली आपके पीएचडी में चैप्टर्स बन जाते हैं। ओके। तो ये तो अब आप समझ में आए कि व्हाट इज पीएचडी, पीएचडी होती है ऐसे। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपके जो मेंटर है, राइट, उनको या फिर अवेयरनेस की रिसर्च, आपको ये पता है कि क्या सीखना है रिसर्च में, आपको पीएचडी में ये पता है कि आपको चलो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम इशू कर उसको सॉल्व करना है, बट एक्चुअली क्या होता है, रियलिटी एकदम ग्राउंड पे कैसी है, रिसर्च एक्चुअली में प्रोग्रेस कैसे करता है। तो उस चीज़ में अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हो तो मेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस फील्ड कम्प्लीटली। आप मास्टर्स करके आपको थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ लैब में आपको काम करना है, बट एक फ्रेमवर्क के तहत चलना और एक इस तरह की डिज़ाइन बना के देना कि जिससे आप ये मेथड्स भी सीखो, कुछ नया काम भी करो। तो उसमें मेंटर्स का जो आपके पीएचडी गाइड है उनका कितना रोल रहता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है वो? जी बिल्कुल, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है मेंटर्स का। तो एक स्टूडेंट जब एमएससी कंप्लीट करके आता है तो लेट्स से यू कैन से दैट ही और शी हैज़ नेग्लिजिबल आइडिया अबाउट रिसर्च,
उसको सब्जेक्ट के बारे में पता रहता है, लेकिन रिसर्च कैसे प्रोग्रेस होता है उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता। तो इसमें मेंटर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि उनको एक नए सब्जेक्ट को, एक नए लाइफ को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो कि रिसर्च की लाइफ है, वो अपनी अलग से ही दुनिया है। तो उसमें कैसे आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ोगे, कैसे आपको हर पॉइंट पॉइंट पे चलोगे, तो वो आपको मेंटर सिखाता है। अलग अलग तरीके होते हैं सीखना, वो चीज़ सीखने के, वो डिपेंड करता है मेंटर टू मेंटर कि कैसे सिखाना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो स्टेप होता है कि मेंटर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। लोग कई बार इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं ये सोच के कि अब यार ये तो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो आई विल टेक दैट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, एंड मेंटर चाहे कैसा भी हो, दैट्स अ सेकेंडरी फैक्टर। तो ऐसा नहीं। आई वुड से कि अगर आपको अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लो उस चीज को, कुछ हद और तक। कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज भी कर लो अगर आपको मेंटर अच्छा मिल रहा है तो उसमें। तो मेंटर्स का क्या है कि थोड़ा साइंस की आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी क्या है। तो जो भी पर्सन पीएचडी एक बार कर लेता है, कई सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन एक बार पीएचडी कर लेता है, आफ्टर दैट ही और शी बिकम्स एलिजिबल टू मेंटर अदर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट की कि उसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जस्ट उसकी पीएचडी हो गई मोटा मोटी, अगर उसकी पीएचडी हो चुकी है पोस्ट डॉक हो तो गया तो वो दूसरों को ट्रेन कर सकता है, वो एलिजिबल। अब इस चीज को समझो आप कि हर मेंटर के पास 5-6 से 10 स्टूडेंट भी है आज के ज़माने में अगर आप देखो। अब ये तो आप भी समझोगे प्रैक्टिकली, ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही स्टूडेंट्स उसमें से अच्छे निकलेंगे, और लेट्स से कि अगर अच्छे रिसर्चर्स भी है वो लोग, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे मेंटर भी होंगे। लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर को या किसी प्रोफेसर को सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पीएचडी स्टूडेंट्स लेने ही होते हैं। राइट। चाहे वो अच्छे मेंटर हो या ना हो, उनको स्टूडेंट्स लेने ही होते हैं। क्यों लेने होते हैं? क्योंकि उनको अपना रिसर्च भी आगे बढ़ाना होता है, जो जनरली पीएचडी से आगे बढ़ाते हैं। तो उनको काम करने के लिए दे नीड हैंड्स, तो दे विल हायर पीएचडी स्टूडेंट्स। दूसरा है कि उनको प्रोग्रेस करना होता है, प्रमोशंस चाहिए होती है, तो उस प्रमोशंस में भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके इतने पीएचडी स्टूडेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एसोसिएट में, असिस्टेंट से एसोसिएट बनने के लिए कई जगह पर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 2 पीएचडी स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। और कई जगह पे एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि लेट्स से आपको 5 पीएचडी स्टूडेंट्स आपके कंप्लीट कर चुके होने चाहिए पीएचडी उस टाइम पे। तो उनकी लाइफ की प्रोग्रेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कितने स्टूडेंट्स को पास करवाते हैं, एक तरीके से नंबर गेम नहीं। तो ये रियलिटी है कि उनको लेना ही है स्टूडेंट। वंस अगेन इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो पर्सन विलिंग है स्टूडेंट्स लेने के लिए, या फिर उसकी इंटरनली इच्छा भी है, क्या वो पर्सन केपेबल भी है, अच्छा रिसर्चर भी है। रिसर्चर अच्छा होने के बावजूद क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को दूसरे चीज पर्सन को मेंटर करना अच्छा लगता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, और इसका कोई चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। दो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब मेंटेन किए होते हैं, लेकिन इसके बहुत रियलिटी में इसके बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। तो जब आप मेंटर सिलेक्ट करो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो उसमें पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी कि आप ऐसा मेंटर सिलेक्ट करिए जिसके कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह चुके हो, ठीक है। जिसके पीएचडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह चुके हो, तो उनसे आप बात कर पाओ कि ये फैकल्टी कैसा है, और आप ट्राई करिए कि आप मैच्योर पीएचडी गाइड की तरफ रहिए, ठीक है। अगर आप मैच्योर पीएचडी गाइड अगर सिलेक्ट करते हैं, तो क्या उन्होंने ऑलरेडी लोगों को ट्रेन किया हुआ है, उनको पता रहता है कैसे ट्रेन करना है। तो पहले ब्रेक डाउन करते हैं। अगर जैसे स्टूडेंट्स पे जाएं, तो मान लीजिए कोई मेंटर मेरे को पसंद है, या मैं चाहता हूँ उस टॉपिक में पीएचडी करना, तो आई विल फर्स्ट व्हाट शुड आई डू? आई शुड गो एंड टॉक टू द स्टूडेंट दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड और हु हैव पास्ड आउट। नहीं, फर्स्ट चीज जो आपको करना है कि आप एक लिस्ट बनाओगे कि ये पीएचडी गाइड्स है प्रोबेबल जिनके मैं पास में जाऊँ। तो पहले तो सिलेक्ट ही आप इस तरीके से करिए कि कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी आप लीजिए, ठीक है। उसका अपने फील्ड में अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट्स होने चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वो उन्होंने कुछ हासिल किया तभी वो आपको भी सिखा पाएंगे उस तरीके से कि वो हासिल कर पाए, राइट। तो उसके बाद अगर आपने ये जो क्राइटेरिया बना रहा तो उसमें पहले ये देख लो कि कौन कौन एक्सपीरियंस फैकल्टी है अपने फील्ड।
उसके बाद जो है आपने एक बार लिस्ट बनाया तो देन यू गो एंड स्पीक टू द स्टूडेंट्स। तो उनके जितने भी सारे स्टूडेंट्स रहे हो आज तक पीएचडी के, उन सबसे आप बात करिए कि मतलब कैसा रहा है आपका जर्नी। क्योंकि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 4 to 5 years इफ नॉट मोर टू फॉर दिस पर्सन ना। इसमें आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स आप कर नहीं सकते, ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते इसमें। तो आप उनके स्टूडेंट से बात करिए, हर चीज़ के बारे में बात करिए कि हर रिस्पेक्ट में वो कैसे है, किस जगह पे किस तरीके से हेल्प या जब मतलब जब आपका रिसर्च थोड़ा डार्क हो गया था या डेड एंड टाइप का आया था, तब किस तरह से, अगर आया था तो किस तरह से आपने ओवरकम किया और उसमें मेंटर ने कितनी हेल्प करी आपकी, राइट? उस तरीके से ऐसा है कि देखो, प्राइमरली जो रिसर्च को आगे लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट्स की होती है, राइट। ये फैक्ट है। इसमें गाइड इज जस्ट गाइड यू। अब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अगर बताऊं तो उसमें इस चीज़ पे हेल्प करता है कि आपका जो मेंटर है वो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि अगर उसके लिए भी वो, क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, तो कभी कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप फंस जाते हो। आपको तो वैसे ही पीएचडी स्टूडेंट हो अगर, तो आपको आदत है नहीं अनकंफर्टेबल रहने की, और अगर आपके गाइड को भी अनकंफर्टेबल रहने की आदत नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देती है। राइट। तो वो होना चाहिए उस टाइप का पर्सन कि यार अरे विल लुक इनटू इट, ठीक है, विल वर्क हार्ड एंड विल लुक इनटू, उस तरीके के होने चाहिए। या मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक होना अगर चाहिए। अगर एक सेंटेंस में मैं सम अप करूं कि कैसा होना चाहिए, दे शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स हु आर बेटर देन देमसेल्व्स। यस। अगर ये चीज नहीं है मेंटर के अंदर, ठीक है, कि वो अपने से ज्यादा बेटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये उनकी विल नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर इस पूरे एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। राइट। और साइंस इसी तरीके से प्रोग्रेस करती है, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो पिछली वाली जनरेशन से बेटर ही होगी, नहीं तो फिर पूरे चीज का कोई मतलब नहीं। तो वो ट्रेनिंग काफी, इसमें कोई डिग्री नहीं होती है, ये आपको उसी तरीके से समझ के लेकर चलना है। तो विच वंस अगेन स्टार्ट्स विद जो हमने इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया था कि आपको साइंस करना क्यों है, राइट। इट कम्स, द होल सर्कल कम्स बैक, साइंटिफिक कम्युनिटी को आगे लेके। राइट, यू हैव टू टेक जियोलॉजी फॉरवर्ड। यस, राइट। एंड जियोलॉजी इंडिया में तो अभी काफी यंग स्टेज पे है, तो काफी यंग स्टेज पे काफी यंग स्टेज पे, तो हिस्ट्री अभी काफी पुरानी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से आप कंपेयर करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तो उसके रिस्पेक्ट में काफी यंग स्टेज पे देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट इस लाइफ में अगर आप एंटर करते हो देन डू इट फॉर राइट रीजंस, आई वुड से। सो ये चीज़ें हम लोग को, जिसको भी ज्वाइन करना है पीएचडी, ये सब ध्यान में रखना है। और लास्टली इंस्टीट्यूट का भी कुछ हद तक रोल रहता है, जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर रहे हो। तो बिल्कुल। जो फैसिलिटीज़, जो लैब के इक्विपमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है नए बड़े इंस्टीट्यूट में, तो उसका अलग फ़ायदा होता है। तो एक चीज़ ये भी है, मतलब ये भी थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा, बट 10% इम्पैक्ट इसका भी हो ही सकता है कि आपके चारों तरफ किस तरह का माहौल है रिसर्च के इंस्टीट्यूट में, राइट। एक एम्बियंस आपको मिल रहा है रिसर्च का, आपको कॉन्फिडेंस रहता है, आप अच्छा, और इंटरडिसिप्लिनरी भी आप जा सकते हो अगर इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है उस मामले में। तो ये चीज़ भी एक फैक्टर है। बट सबसे, तो अगर लिस्ट करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको पीएचडी करनी है और आपको पता है कि उसमें क्या होता है, उसके बाद भी आपको करनी है बिकॉज यू लव डूइंग साइंस। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। इफ द आंसर इज यस, देन गो फॉर द मेंटर हु स्टूडेंट्स से आप बात करके देखो। If you get a positive feedback and then he is also willing to take you, then you can move forward. And if you have choice between good institute and ऐसे, तो फिर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ भी जा सकते हो, right? So ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी पीएचडी में एनरोल करने से पहले अपने आप से पूछने के लिए। So I hope this video helps. And अगर कोई क्वेश्चन हमने आंसर नहीं किया हो तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर कोई आपका एक्सपीरियंस हो अच्छा ख़राब, जैसे बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देखेंगे उनको हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट। एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सागर। बाय हर्ष। बाय।